दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा इंटेलेक्चुअल धमाका करूंगा जिससे कहीं ना कहीं आपकी सोच पर जरूर असर पड़ेगा। आज हम फलसफे की दुनिया के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसने वेस्ट यानी मगरिब को ऐसे अपनी लपेट में लिया कि वो इसी के सहारे सारी दुनिया से आगे निकल गए। लेकिन आखिर यह कौन सा फलसफा है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग आइडिया के बारे में जिसका नाम है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी में एक ऐसा आइडिया है जिसने ना सिर्फ फलसफे को हमेशा के लिए बदल दिया बल्कि मजहब को लेकर लोगों के जो आइडियाज थे उनके ऊपर भी बहुत ही गहरा इंपैक्ट किया। एग्जिस्टेंशियलिज्म की एक सिंपल सी स्टेटमेंट, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, किसी भी शख्स और कौम की जिंदगी बदलने के लिए काफी है। लेकिन इस बात को समझाने के लिए मुझे आपको लेकर जाना पड़ेगा आज से तकरीबन 2400 साल पहले, जब एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे अजीम फलसफी जिंदा थे। इन दोनों का मानना था कि दुनिया में हर एक चीज का एक एसेंस होता है। लेकिन आखिर ये एसेंस क्या है? एसेंस दोस्तों किसी भी चीज की कोर प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो उस चीज को बनाने के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल होती हैं। मसलन किसी भी चीज को अगर चाकू कहलाना है तो उसकी धार तेज होनी चाहिए, या किसी भी चीज को अगर कुर्सी कहलाना है तो उसके अंदर बैठने की सलाहियत होनी चाहिए। ये इन चीजों का एसेंस है। इन फलसफियों का एक और चीज पर बिलीव था कि हर चीज की तरह इंसान का भी एक एसेंस होता है और कोई भी शख्स इस एसेंस को लेकर पैदा होता है। अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आपको उसी एसेंस के हिसाब से जिंदगी गुजारनी पड़ेगी जिस एसेंस के साथ आप पैदा हुए थे। यही है दोस्तों हमारी वीडियो का पहला हुक कि इंसान अपने एसेंस से बंधा हुआ है, अपने एसेंस में जकड़ा हुआ है और उसके पास कोई फ्रीडम, कोई अथॉरिटी, कोई आजादी नहीं है अपना एसेंस बनाने की। बिल आखिर यही एसेंस इंसान की जिंदगी का पर्पस बन जाता है। इसको फलसफे की जबान में कहते हैं एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म ये कहता है कि इंसान की नेचर अनचेंजिंग और इनहेरेंट है। जैसा खुदा ने इंसान को बनाकर भेजा है उसे वैसी ही जिंदगी गुजारनी है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स का एसेंस को लेकर ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये ऑलमोस्ट हर सोसाइटी की, हर मुआशरे की बुनियाद बन गया, स्पेशली मजहब परस्त लोगों की। लोगों ने हजारों साल तक सिर्फ इस बात को माना कि इंसान तो सिर्फ एक कठपुतली है जिसकी डोर खुदा के हाथों में है और वो खुदा इंसान को अपने हाथों में नचाता है। लेकिन 19वीं सदी के अवाइल में एक ऐसा फलसफी पैदा हुआ जिसने हजारों साल पुराने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया। इस फलसफी का नाम था सोरेन केरकेगार्ड। केरकेगार्ड ने इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस को अपना फोकल पॉइंट बनाया और इस थॉट को प्रोपेगेट किया कि हर शख्स को भरपूर आजादी है अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से वो जो भी मीनिंग देना चाहे। यही एग्जिस्टेंशियलिज्म का पहला और मेन पॉइंट है। मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। इंसान वही है जो वो अपने आप को खुद बनाता है। केरकेगार्ड का इस बात पर भरपूर यकीन था कि हमारी जिंदगी किसी डिवाइन फोर्स के हुक्म पर नहीं चलती बल्कि आवर लाइव्स आर डिटरमिन्ड बाय आवर एक्शंस। और ये जो हमारे एक्शंस होते हैं ना, इसके पीछे होती हैं हमारी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट चॉइसेस जिसके ऊपर हमारा भरपूर कंट्रोल होता है। केरकेगार्ड की इसी सोच की वजह से उसे अक्सर फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा जाता है। केरकेगार्ड के कंटेम्पररीज ने उसके ज्यादातर आइडियाज को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसके फ्रीडम ऑफ चॉइस के फलसफे ने एग्जिस्टेंशियलिस्ट थॉट को एक फ्रेमवर्क दिया जिसको उसके बाद पकड़ा एक ऐसे फलसफी ने जिसने फिलॉसफी की बुनियादों को हिला कर रख दिया। इस फिलॉसफर का नाम था फ्रीडरिक नीचा। नीचा टुक द चर्च हेड ऑन क्योंकि उसे लगता था कि मजहब और मजहब परस्त इंसान की सोच को मार देते हैं, उसकी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देते हैं, वो इंसान को भेड़ बकरियां बना देते हैं, उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग के ऊपर बेड़ियां डाल देते हैं। इसी वजह से एक इंडिविजुअल हर बात में खुदा का सहारा ढूंढता है बजाय अपनी एफर्ट के। ही फेमसली सेड,
मैन विल नेवर बी रिस्पॉन्सिबल एज लॉन्ग एज गॉड एग्जिस्ट। यही वजह है कि नीचा का फलसफा इंसान को इंडिपेंडेंट थिंकिंग और फ्री लिविंग पर मजबूर करता है। नीचा की इस थिंकिंग के पीछे जर्मनी के उस वक्त के पॉलिटिकल हालात का बहुत बड़ा रोल है। जब वो जिंदा था उस जमाने में जर्मनी के 16 डिविजन्स हो गए थे और छोटे छोटे मुल्क जैसे कि ऑस्ट्रिया और बेल्जियम ने जर्मनी पर कब्जा किया हुआ था। वो अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछता कि व्हाट डू यू थिंक विल बी द फ्यूचर ऑफ जर्मनी, तुम्हें क्या लगता है कि जर्मनी का मुस्तकबिल कैसा होगा? तो उसके स्टूडेंट बहुत ही मीकली जवाब देते कि हम तो गुलाम हैं, हम तो स्लेव हैं, अगर खुदा चाहेगा तो जर्मनी को आजाद कर देगा। ये बातें नीचा को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने ये किया कि एक लाठी उठाई, एक लकड़ी उठाई, उसका पपेट बनाया और चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। उसके स्टूडेंट्स ने देखा कि यार ये प्रोफेसर साहब क्या कर रहे हैं। वो नीचा की तरफ भागे। जब वो उस तक पहुंचे तो उसने अपने स्टूडेंट से एक तारीखी लाइन कही। उसने कहा कि आई हैव किल्ड योर गॉड, गॉड वॉज किल्ड बाय नीचा ऑन द क्रॉस रोड्स ऑफ जर्मनी। उसने अपने स्टूडेंट से कहा कि ऐसे खुदा का क्या फायदा जो निकम्मे निकट्ठू लोगों को भी रोटी देता है, जो इस तरह की स्लेव मेंटालिटी का शिकार हैं। अब उसने फिर अपने स्टूडेंट से वही सवाल किया, दैट हु विल सेव जर्मनी। अब उनका एक ही जवाब था, दैट वी विल। सो एग्जिस्टेंशियलिस्ट पावर खुदा से छीनकर इंसान को देना चाहते हैं ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर सके। लेकिन सारे एग्जिस्टेंशियलिस्ट एथिस्ट नहीं होते, इनमें कुछ खुदा पर बिलीफ भी करते हैं। जैसे कि किरकेगार्ड, उसका खुदा पर एतमाद तो था लेकिन वो इस बात पर एतराज करता था, इस बात को रिजेक्ट करता था कि खुदा ने इस यूनिवर्स को बनाया है किसी पर्पस के तहत, किसी मकसद के तहत, लिहाजा मकसद इंसान ने खुद तलाश करना है। इसी से जोड़ते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म के एक और बिजार आइडिया को जिसे कहते हैं एब्सर्ड। हम लोग अपनी डेली लाइफ में एब्सर्ड से मतलब लेते हैं किसी भी बेतुकी बात को जिसका कोई सर पैर ना हो, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म में एब्सर्ड का मतलब होता है टू सर्च फॉर आंसर्स इन एन आंसरलेस वर्ल्ड। हम लोग इस दुनिया में मतलब की तलाश में तो हैं, लेकिन इस दुनिया का कोई मतलब नहीं है। द वर्ल्ड वॉजंट क्रिएटेड फॉर अ रीजन एंड इट डजंट एग्जिस्ट फॉर अ रीजन। और जब इस दुनिया को बनाने के पीछे कोई रीजन नहीं है तो फिर इस दुनिया में कोई एब्सोल्यूट्स भी नहीं है, कोई कॉस्मिक जस्टिस नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लिहाजा इंसान जैसे चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकता है, अपनी जिंदगी को मीनिंग दे सकता है। यू हैव इंडिपेंडेंस टू डिफाइन योर सेल्फ। इसी आइडिया से अब मैं जोड़ता हूं एक ऐसे फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट की सोच जिसने इस फलसफे के ऊपर सबसे ज्यादा और जानदार काम किया, और उसका नाम है जॉन पॉल सार्त्रा। सार्त्रा ही वो फिलोसोफर है जिसने एग्जिस्टेंशियलिज्म की फेमस टर्म एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस को पॉपुलराइज किया। इस टर्म को अगर आप समझ गए ना तो फिर आप पूरे एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझ जाएंगे, और ये मैं आपको समझाता हूं एक मिसाल से। दुनिया में दोस्तों जो भी चीज है ना उसका एसेंस पहले वजूद में आता है और एग्जिस्टेंस बाद में होती है। मसलन एक जमाना था जब लोग जमीन पर बैठा करते थे, फिर किसी शख्स के दिमाग में एक आइडिया आया कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें इंसान जमीन पर बैठने की बजाय उसके ऊपर बैठ सके। इस सोच ने कुर्सी को जन्म दिया, लिहाजा सोच पहले आई और एग्जिस्टेंस बाद में हुई। इसी तरह मैं ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर वीडियो बना रहा हूं ना, ये वीडियो पहले मैंने अपने दिमाग में बनाई, इसका कॉन्सेप्ट मैंने अपने अंदर तैयार किया, लिहाजा एसेंस मेरे जहन में पहले आया और उसके बाद ये वीडियो एग्जिस्ट की। इसी तरह अगर मैंने कंप्यूटर बनाना है तो पहले मैं उस कंप्यूटर का आइडिया अपने जहन में लेकर आऊंगा, फिर कंप्यूटर बनाऊंगा। लेकिन एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये दावा करते हैं कि इस पूरी कायनात में इंसान एक वाहिद चीज है जिसकी एग्जिस्टेंस पहले है और एसेंस बाद में है। यानी कि इंसान पहले एग्जिस्ट करता है और फिर वो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइसेस से, अपने फ्रीडम से, अपनी अथॉरिटी से अपनी जिंदगी को मीनिंग देता है। कोई मजहब, कोई सोसाइटी, कोई रीति रिवाज, कोई भी ट्रेडिशंस इंसान की सोच पर गलबा हासिल नहीं कर सकते। असल ऑथेंटिक इंसान वही है जो अपनी मर्जी से,
अपने हिसाब से फैसले लेता है और जिंदगी गुजारता है। लेकिन सार्ट्रा इस तरह की आजादी देखकर बहुत परेशान हो गया। इनफैक्ट उसने कहा कि अ मैन इज शॉकिंगली फ्री, वी आर कंडेम्ड टू बी फ्री। क्योंकि अगर उसके एक्शंस के पीछे कोई गाइडलाइंस नहीं है तो हर शख्स को आजादी है कि वो अपना मॉरल कोड खुद बनाए। हम सब लोग अपनी जिंदगी में किसी ना किसी अथॉरिटी को फॉलो करते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी हमें सिक्योरिटी देती है। वो इस वजह से कि ज्यादातर लोगों के अंदर करेज, हिम्मत, गट्स ही नहीं होते कि वो अपने फैसले इंडिपेंडेंटली कर सकें। लिहाजा या तो वो अपने मजहब की तरफ देखते हैं, या अपने वालदैन की तरफ, या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ, या फिर अपने मुआशरे या सोसाइटी की तरफ कि कहीं ना कहीं से उनको कोई गाइडलाइन मिल जाए। लेकिन सार्ट्रा का कहना था कि ये सब अथॉरिटीज फेक हैं। द बेस्ट वे टू लिव इज टू लिव ऑथेंटिकली। लेकिन ऑथेंटिक लिविंग का आखिर मतलब क्या है? देखें, ऑथेंटिक लिविंग का मतलब है कि आप अपने फ्रीडम का वेट फुली एक्सेप्ट करें विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द लाइट ऑफ द एब्सर्ड। उसके बाद आपने अपने इस फ्रीडम को एक्सरसाइज करना है अपनी मर्जी से, बट वेरी केयरफुली। अगर आप किसी और की मर्जी से चलेंगे ना तो यू विल लिव योर लाइफ इन बैड फेथ। सो वो लोग जो सारी उम्र दूसरों की अथॉरिटी के साए के तले अपनी जिंदगी गुजारते हैं, who refuse to accept the absurd, they live an inauthentic life. उनकी एग्जिस्टेंस ही, उनका वजूद ही इनऑथेंटिक है। इस बात को समझाने के लिए सार्ट्रा ने एक बड़ी ही फेमस एग्जांपल दी। उसने कहा कि मेरा एक स्टूडेंट था जिसके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो अपनी बूढ़ी बीमार मां के पास रहे, या तो वो अपने मुल्क के दिफा के लिए वॉर के अंदर मिलिट्री में शामिल हो जाए। लेकिन वो इन दोनों ऑप्शंस में से सिर्फ किसी एक को चूज कर सकता है। अगर मिलिट्री में जाएगा तो उसकी एक बड़े मकसद के लिए एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन अगर अपनी मां के पास रहेगा तो ही विल बी एबल टू मेक एन एनॉर्मस इंपैक्ट ऑन वन लाइफ। अब इस मसले का आंसर क्या है? द आंसर इज दैट देयर इज नो आंसर। इस मसले का वही आंसर ऑथेंटिक होगा, ट्रू होगा, जो वो लड़का इंडिपेंडेंटली अपनी मर्जी से खुद चूज करेगा, तो चाहे वो मिलिट्री में जाए या अपनी मां के पास रहे। यही एग्जिस्टेंशियलिज्म का बुनियादी पॉइंट है कि आप अपनी चॉइसेस के ऊपर भरपूर कंट्रोल रखते हैं, और जितनी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उतने ही यू विल बी अ मैन। सार्ट्रे ने एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर एक बड़ी ही जबरदस्त और मास्टरपीस किताब लिखी जिसका टाइटल है बीइंग एंड नथिंगनेस। इस किताब को कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी चोटी के फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर बेतहाशा लिखा, जैसे कि हेडेगर, सिमोन डे बोआ और एल्बर्ट कैमू। सो माय डियर बुक बडीज, वीडियो के आखिर में मैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की थॉट के मेन पॉइंट्स आपके लिए रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। नंबर 2, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। नंबर 3, कंट्रोल ओवर गिविंग मीनिंग टू योर लाइफ। नंबर 4, एब्सर्डिटी। नंबर 5, ऑथेंटिक लिविंग। नंबर 6, बैड फेथ। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट योर एग्जिस्टेंस precedes essence। दोस्तों, इन फलसफों के बारे में जरूर पढ़ा करें और समझा करें। जरूरी नहीं है कि आपने हर बात से अग्री करना है। याद रखें, इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। इन फलसफियों को पढ़ने से, इनकी फिलॉसफी को समझने से आपके ईमान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और याद रखें कि मेरा यह बिलीफ है कि हर वो चीज जो आपकी उड़ान को, जो आपकी सोच को, जो आपके वजूद को परवान चढ़ने से रोकती है, उसको उठा के बाहर फेंक दिया करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।